हम्म। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में। मेरा नाम है डॉक्टर महेश चौहान और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जुडिशरी। जुडिशरी को जान लेते हैं। जुडिशरी को हम हिंदी में न्यायपालिका भी कहते हैं। जुडिशरी न्यायपालिका। चलिए, तो न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये बनता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? कानून का शासन। अब मेरी लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने फंडामेंटल राइट से पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आर्टिकल 14, मतलब फंडामेंटल राइट से पढ़ाए थे उसमें 14 टू 18 वाले में राइट टू इक्वालिटी में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था आर्टिकल 14, जिसमें कहा था इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं। तो सेम उसी से रिलेटेड है ये रूल ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, सभी लोग कानून की नजरों में क्या है? बराबर है। अगर कोई भी कानून को रूल को ब्रेक करता है तो वो ये जेल जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर हमने अभी एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, देखिए संजय दत्त अभिनेता था, ठीक है, जो भी आरोप था वो पनिशमेंट तो हुई। लालू प्रसाद यादव जेल गए, पी चिदम्बरम इस समय जो है जेल में, सुरेश करवाड़ी जेल में है। मतलब कुल मिलाकर के यह रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून नजरों में सभी लोग बराबर है। ऐसी इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब कानून नजरों में सभी लोग बराबर है। रूल ऑफ लॉ का मतलब देश में जो कानून चलता है, देश में जो शासन है वो कानून का शासन है। और इस कानून की बात करें तो कानून मेकिंग की रूल वो कैसा है? लेजिस्लेटिव कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करवाते हैं, देन जो मनवाने का काम है इम्प्लीमेंट तो वो करते हैं, और जो लागू मनवाने का काम है वो कौन करती है? जुडिशरी करती है। तो रूल ऑफ लॉ में कहा गया कानून का ही शासन है। कानून के अंतर्गत सभी लोग क्या है? बराबर हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, अमीर गरीब नहीं है, मोटा पतला नहीं है, कानून कानून है, सबके लिए बराबर है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग अगर आता है हाउ आर द जजेस अपॉइंटेड। अब जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? तो पहले जजेस को अपॉइंट करने से पहले हम जुडिशरी को देख लेते हैं। जुडिशरी का स्ट्रक्चर हम किस तरीके से मानते हैं? पहला है हमारा इस पिरामिड की तरह लेते हैं, ट्रायंगल की तरह। सबसे नीचे लेवल की बात करें तो डीसी। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे हम जिला न्यायालय बोलते हैं। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हम हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसके यूपीएससी के थ्रू ये अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस को अपॉइंट किया जाता है वो देश के प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन उससे पहले भी क्या है कि जो देश का प्रेसिडेंट है हमारे, वो सबसे पहले सीजेआई को बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस से, कंसल्ट करके, सलाह से ही क्या करते हैं? बाकी जजेस को अपॉइंट भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं भाई इसको बना दो, इसी को बना दो, नहीं। हर तरीके का क्राइटेरिया देखा जाता है। कंसल्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इससे सीजीआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं। देन उसके बाद क्या है? बाकी जजेस को अपॉइंट किया जाता है। अब जजेस को अपॉइंट करने का जो तरीका होता है वो है कि जैसे अगर हम बात करें सुप्रीम हाई कोर्ट में किसी को जज अपॉइंट करना है तो उसका तरीका है कि भाई उसे कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे वो कानून का बहुत अच्छा विशेषज्ञ है, कि कानून की उसे नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए उसे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, वो या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 5 साल या उससे ज्यादा का वो एज ए जज रह चुका हो, या हाई कोर्ट का एक जाना माना फेमस लॉयर रहा हो, और राष्ट्रपति की नजरों में कानून का अच्छा ज्ञाता हो, तो उसे क्या है? हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हैं। सेम ऐसे सुप्रीम कोर्ट का कि भाई 10 साल या उससे ज्यादा उसने कोई एज ए लॉयर सुप्रीम कोर्ट में काम किया हो, अच्छे वकील के तौर पर, वैसे नहीं, अच्छे वकील के तौर पर काम किया हो, या फिर हाई कोर्ट का जज रहा हो 5 साल। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति नजर में कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। तो क्या है? उसे अपॉइंट करते हैं देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसके कंसल्ट पर? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्ट पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। अब अपॉइंट जो किया जाता है उसके लिए भी इनकी एज और क्राइटेरिया फिक्स किया गया। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो 65 साल तक, 55 ईयर तक, हाई कोर्ट के 62 ईयर तक, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 60 साल तक।
यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज है वो 60 साल तक अपने पद पे रह सकता है, हाई कोर्ट का जज 62 साल तक और सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल तक अपने पद पर रहता है। ठीक है ना। तो हाउ आर द जज अपॉइंट कर दिए, बता दिया। इसका क्राइटेरिया क्या था वो भी आपको बता दिया। एज क्राइटेरिया क्या है कि भाई कितने टाइम तक रह सकते हैं, इस समय तक रह सकते हैं। अगला आता है हमारा रिमूवल ऑफ जजेस। लेकिन उससे पहले में आपको एक क्वेश्चन इसमें आता है, प्रोविजन दैट द इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। ये कहते हैं कि भाई जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया की वो मतलब किस तरीके से और कैसे हो। तो उसमें 3-4 पॉइंट तो पहला ये था, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बता दिया आपको, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ये भी आपको पता ही है। मतलब बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कौन करता है अपॉइंट, ये आपको पता ही है। पहला पॉइंट इसमें बनता है। दूसरा बनता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एज जज के लिए एज 65 साल, हाई कोर्ट के जज के लिए 62 साल और सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए 60 साल रखी गई है। इसमें एक चीज और बोलता है कि इसकी सैलरीज की बात करता है कि जो जजेस की जो सैलरीज है या और भी एडवांटेज बेनिफिट है वो कैसे दिए जाते हैं। तो वो जो इनको सैलरीज वगैरह है वो अपने कंसोलिडेटेड फंड, इनका हमारा एक कंसोलिडेटेड फंड है उसके थ्रू उनकी सैलरी दी जाती है। देन एक पॉइंट और आता है, नो डिस्कशन विद द रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जजेस। यानी कि अगर हम बात करें किसी भी जज को अगर एज ए जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर दिया गया है तो भाई उसके रिस्पेक्ट में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, मतलब डिस्कशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि भाई कि वो पहले कैसा था कैसा नहीं था, डजंट मैटर, अब वो क्या है ये देखना है। ठीक है। सेकंड, पनिशमेंट ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, जब हम कोर्ट के अंदर खड़े होकर के अभद्र व्यवहार करते हैं, इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, तो उसे कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ लॉ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत क्या है कि जो जज होता है वो उस बंदे को पनिश करने का काम करता है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं रिमूवल ऑफ जजेस। रिमूवल ऑफ जजेस की बात करें कि जजों को कैसे हटाया जाता है। देखो अगर लगाया जैसे अपॉइंट प्रेसिडेंट ने किया है तो भाई हटाने का काम भी प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अपनी मर्जी से उसे अपॉइंट कर दिया और अपनी मर्जी से हटा दिया। अपॉइंट करने की जो प्रोसीजर होता है वैसे ही हटाने का भी प्रोसीजर होता है। तो हटाने का प्रोसीजर क्या होता है कि अगर लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज ने किसी भी तरह का मतलब कोई मिसबिहेवियर किया है या फिर कोई कानून मिसबिहेवियर मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो या फिर अपना लॉ के अकॉर्डिंग हो कोई भी मिसबिहेवियर किया हो, तो उसके खिलाफ क्या होता है कि एक इम्पीचमेंट बिल आ जाता है और वो बिल कहाँ जाता है आपका सीधे एलएस और आरएस दोनों में जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। और आरएस और राज्यसभा और लोकसभा में क्या होगा, एक स्पेशल मेजोरिटी से अगर वो बिल पास होगा तभी क्या होगा कि ये जो जजेस को रिमूव किया जाता है। अब बात आती है स्पेशल मेजोरिटी क्या है। ये लास्ट वीडियो जो आपको लेजिस्लेटिव वाला था वो मैं आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है टोटल मेंबर के 1/3%, यानी जो टोटल मेंबर है, टोटल मेंबर के अगर 1/3 मेंबर क्या करते हैं वोटिंग के थ्रू या फिर 2/3 मेंबर वोटिंग के थ्रू अगर ये बिल पास कर देते हैं कि भाई जज ने ठीक काम नहीं किया उसे हटाओ, तो क्या होगा, उसे हटाया जाएगा। लेकिन प्रोसीजर दोनों में ही सेम फॉलो होगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, याद रखिएगा 2/3 मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा वो बिल। अगला है हमारा पीआईएल। पीआईएल क्या होता है, पीआईएल की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में बोलते हैं इसे जनहित याचिका। जनहित याचिका ये भी हमारा हो गया, थर्ड है पीआईएल। जनहित याचिका पीआईएल क्या होती है कि अगर ऐसा महसूस होता है कि भाई किसी केस पे या किसी मुकदमे पे या किसी विषय पर पूरी तरीके से निर्णय नहीं हुआ है और उसमें कुछ चीजें रह गई हैं बाकी और उसको क्या नाम है दोबारा से देखा जाना चाहिए, तो इसके लिए पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होता है जिसके तहत उस विषय पर दोबारा से जांच की जाती है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसा होता है, थोड़ा समझाओ। आप लोगों ने जॉली एलएलबी देखी होगी, जॉली एलएलबी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही है। जॉली एलएलबी पार्ट 1 पार्ट 2 एक अरशद वारसी की और दूसरी आपकी अक्षय कुमार की है। तो दोनों में हमने देखा कि कोई केस था और वो केस किसी कारण से मतलब बंद हो गया, उसे कहते थे कि बंद हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें कुछ कमियां रह गई थी, कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो कि कोर्ट के सामने नहीं आए और उसकी वजह से डिसीजन ठीक नहीं हो पाया।
तो क्या हुआ, पीआईएल फाइट करते हैं। दोनों ही मूवीज में हमने क्या देखा, पार्ट वन पार्ट टू, पीआईएल के थ्रू उस केस पे दोबारा से रोशनी डालने के लिए पीआईएल फाइल की जाती है। तो इसी को बोलते हैं पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि भाई अगर किसी खास केस, किसी केस के मामले में कुछ चीज छूट गई है तो उसे फिर से दोबारा से देखना कि भाई कुछ क्यों रहा, कैसे रहा, कहीं गलत व्यक्ति को तो परेशान कर दिया, सेम पीआईएल आता है। अगला आता है जुडिकल एक्टिविज्म या जुडिकल रिव्यू। जुडिकल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिकीय सक्रियता, ठीक है ना। अब रिव्यू का मतलब क्या होता है, रिव्यू का मतलब होता है दोबारा से देखना। दोबारा से देखने का मतलब होता है कि भाई ये जुडिशरी के पास पावर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि लेजिस्लेटिव ने और एग्जीक्यूटिव ने कोई ऐसा कानून बना दिया या ऐसा कोई कानून पास कर दिया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है और जनता के हित में नहीं होगा, संविधान के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, तो जुडिशरी अपनी इस पावर का इस्तेमाल करती है जुडिकल रिव्यू का, और ऐसे कानूनों को क्या करती है, नल मतलब खत्म कर देती है, रद्द कर देती है। इसके पास ये पावर है जुडिकल रिव्यू के तहत। लेकिन ऐसा नहीं कि हर कानून को खत्म करेगा, वो कानून आपके में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, तब वो कर सकती है। तो इसे कहते हैं जुडिकल रिव्यू। और हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट न्यायपालिका है। जब कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का है वो हमने अमेरिका से लिया था। क्यों लिया था? तो क्योंकि जुडिशरी को लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से अलग रखकर इंडिपेंडेंटली रखा जाए ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए और लोगों को न्याय मतलब सुगमता से मिल सके। अगला बात करते हैं हम जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन कौन कौन से हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन की बात करें तो इसके जुडिक्शन है ओरिजिनल जुडिक्शन, एडवाइजरी जुडिक्शन, अप्लाइड जुडिक्शन एंड रिट जुडिक्शन। तो ओरिजिनल जुडिक्शन की बात करें तो ओरिजिनल जुडिक्शन में मतलब ऐसे मामले जो सीधे सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो कैसे मामले हैं? तो वो मामले होते हैं स्टेट वर्सेस स्टेट, यानी दो स्टेटों का डिस्प्यूट का मामला हो, स्टेट वर्सेस सेंट्रल, ये मामले कहा जाते हैं स्टेट वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस सेंट्रल। ऐसे डिस्प्यूटेड मामले जो है या यूनियन वर्सेस स्टेट, तो ऐसे मामले सीधे कहाँ जाते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाते हैं और इन्हें ओरिजिनल जुडिक्शन कहते हैं। अब ओरिजिनल जुडिक्शन के बाद अगला आता है हमारा एडवाइजरी। एडवाइजरी जुडिक्शन में क्या होता है? एडवाइजरी जुडिक्शन में अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे मतलब राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकता है, ठीक है। अब मान लो एडवाइजरी जुडिक्शन में क्या होता है कि भाई राष्ट्रपति जो है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट से या न्यायपालिका से जुडिशरी से किसी खास केस के मामले में या किसी केस के मामले में भी नहीं, किसी अन्य मामले में भी क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। अब सलाह ले सकता है किससे? जुडिशरी से। तो यानी जुडिशरी की पावर होगी ना एडवाइजरी पावर कि भाई वो राष्ट्रपति को सलाह दे। अब वो ये इसकी इच्छा है कि भाई राष्ट्रपति को सलाह दे या ना दे, लेकिन सब मतलब ये नहीं देगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देनी पड़ेगी। तो वही बात है, एडवाइजरी जुडिक्शन है इसका कि भाई दे या ना दे वो तो अलग है, लेकिन एडवाइजरी पावर में क्या है कि ये देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या करता है, एडवाइस करने का काम करता है। अगला आता है हमारा अप्लाइड जुडिक्शन। अप्लाइड जुडिक्शन का मतलब होता है कि ऐसे मुकदमे, ऐसे केस जो कि निचली अदालतों से सीधे ऊपर आते हैं। जैसे कोई मामला मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से वो बंदा खुश नहीं है तो कहाँ अपील करेगा? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो कहाँ अपील करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो सीधा हाई सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, नहीं। स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम सीढ़ियों पे चलते हैं ना एक पैर रख के, वैसे ही क्या है ये स्टेप होते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से अगर कोई खुश नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील करे, हाई कोर्ट के फैसले से सुप्रीम कोर्ट में अपील करे। सिंपल फंडा है। तो क्या है, अप्लाइड जुडिक्शन कहते हैं कि नीचे से कोई मुकदमे ऊपर की तरफ अप्लाइड होकर क्या होता है, देखते हैं अप्लाइड जुडिक्शन। अगला आता है हमारा रिट जुडिक्शन। रिट जुडिक्शन ये भी आपको फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं लास्ट वीडियो में। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स में बताया था, जिसमें हमने बताया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमीडियस, जिसमें कुछ रिट जुडिक्शन थे जैसे कि आपका क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, मेंटेनेंस और आपका हैबन्स कॉर्पस। इस तरीके की जो रिट है और उन रिटों को जारी करने का जो काम करती है वो करती है हमारी सुप्रीम कोर्ट रिट जुडिक्शन में। जैसे हम बात करें हैबन्स कॉर्पस का, तो हैबन्स कॉर्पस में कहा गया था कि भाई जिस भी पर्सन को इनलीगल तरीके से या गैर कानूनी तरीके से डिटेंशन किया गया, नजरबंद किया गया, सुप्रीम कोर्ट रिट जुडिक्शन के हैबन्स कॉर्पस के तहत उसको आदेश दे सकती है पुलिस को, उस बंदे को तुरंत कोर्ट के सामने पेश करो और बताओ क्यों अरेस्ट किया उसको।
तो ये रिट जुडिक्शन में आता है। या आपका क्यू वरेंटो आ गया, किस अधिकार से, सेटेलियो, मैंडामस, ये सारे के सारे रिट जुडिक्शन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऐसे हम बात करें तो जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के भी सेम यही है, हाई कोर्ट के भी सेम यही है, लेकिन क्या है ओरिजिनल जुडिक्शन में हाई कोर्ट में क्या आता है, हाई कोर्ट में ओरिजिनल जुडिक्शन में ऐसे मामले आते हैं जो कि सीधे सीधे डायरेक्ट हाई कोर्ट में पहुंचते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइवोर्स का मामला आ जाए, डाइवोर्स वाले, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फंडामेंटल राइट्स, इस तरह या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, वो सीधे सीधे कहां पहुंचते हैं, हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं। और अप्लाइड जुडिक्शन में सेम वही, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से कुछ नहीं तो हाई कोर्ट में अपील कर, हाई कोर्ट में अपील करेगा तो अप्लाइड जुडिक्शन आ जाएगा। और तीसरा जो हमारा इसके अंदर आता है वो है रिट जुडिक्शन। और रिट जुडिक्शन में क्या है भाई, कि भाई आपको पता ही आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को पावर दी गई थी रिट जुडिक्शन की, रिट जारी कर सकते हैं वो। और रिट कौन से, हैबेस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यू वरेंटो। चैप्टर बहुत सिंपल है, इजी है और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन जो बनेंगे आपके एग्जाम में, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है, हाउ आर द जजेस अपॉइंट, जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, रिमूवल ऑफ जजेस, जजों को कैसे रिमूव करते हैं, पीआईएल क्या है, जुडिकल एक्टिविज्म क्या है, जुडिकल रिव्यू क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा। जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन क्या क्या है, जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जुडिक्शन क्या है। ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, इन क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन हार नहीं आने वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ समस्या या कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके जो डाउट्स हैं उनको जरूर डेफिनेटली क्लियर करेंगे। हमारा मकसद, हमारा प्रयास आपकी सफलता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जुड़े हुए थे स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।